हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी बायोलॉजी के बारे में। हम भी काफ़ी दिन से सोच रहे थे कि बायोलॉजी शुरू की जाए, क्योंकि इसका सिलेबस जो है बहुत ही ब्रॉड सिलेबस है। हमें ये समझ में नहीं आता हम इसकी तैयारी कहाँ से शुरू करें। तो मैंने सोचा कि चलो आप सबके साथ में ही छोटे छोटे टॉपिक पे उठाकर एक साथ इसको क्लियर करते हैं। तो पहला टॉपिक जो हमने चुना है वो है फाइलम प्रोटोजोआ। इसके बारे में हम जानेंगे इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, और जो फाइलम प्रोटोजोआ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो इस टॉपिक से जो मैंने लिया है, जो इस पीडीएफ से ही इसको क्वेश्चन बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक को। तो हमारा प्रोटोजोआ क्या है? ये हमारा पहला फाइलम है, प्राइमरी फाइलम है फाइलम प्रोटोजोआ। तो जो प्रोटोजोआ शब्द है वो किसने दिया था? वो गोल्डफस्ट ने दिया था। जो फाइलम प्रोटोजोआ है ये शब्द किसने दिया था? तो ये शब्द दिया था गोल्डफस्ट ने। फिर ये किसने कहा कि जो फाइलम प्रोटोजोआ के एनिमल है ये एसेलुलर यानी अकोशिकीय जीव होते हैं? तो ये बताया डोबेल ने। किसने बताया? डोबेल ने बताया कि जो फाइलम प्रोटोजोआ के जो एनिमल होते हैं वो कैसे होते हैं? एसेलुलर होते हैं, यानी कि अकशेरुकी होते हैं। इनमें कोई भी कोशिका नहीं पाई जाती है। फिर जल संतुलन कैसा होता है? इसमें ऑस्मो रेगुलेशन किस टाइप से होता है? तो इसमें क्या होता है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल संकुचनशील धानी द्वारा होता है। किससे होता है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल संकुचनशील धानी के द्वारा होता है, या केवल ताजे पानी फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले प्रोटोजोआ हैं। किसमें पाए जाते हैं? ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। समुद्री यानी मरीन और परजीवी में यह अनुपस्थित होती है, यानी जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होती है वो क्या होती है? केवल फ्रेश वाटर में जो एनिमल्स पाए जाते हैं प्रोटोजोआ के उनमें ही पाई जाती है, और जो समुद्र में पाए जाते हैं उनमें यह क्या होती है? एब्सेंट होती है, उसमें यह नहीं पाई जाती है। एक्सक्रेशन मुख्य रूप से अमोनिया, जिसे क्या कहते हैं? अमोनियोटेलिक। जो एनिमल्स अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें कैसे एनिमल्स कहा जाता है? अमोनियोटेलिक एनिमल्स कहा जाता है। ये अपने शरीर से एक्सक्रेशन करते हैं किसका? अमोनिया का। अगला जो हमारा है पार्ट वो है क्लासिफिकेशन का, यानी इनमें क्लासिफिकेशन यानी गमन कैसे होता है, लोकोमोशन कैसे होता है, ये चलते कैसे हैं। तो जो पहला क्लास है मैस्टिगोफोरा फ्लैजिलेटा, ये क्लास है। क्या है ये क्लास है मैस्टिगोफोरा, और इसे फ्लैजिलेटा भी कहते हैं। तो इसमें जो लोकोमोशन होता है वो फ्लैजिला द्वारा होता है। आपने देखा होगा जो युगलीना होता है उसमें ये जो लंबी सी संरचना होती है ये क्या होती है? फ्लैजिला होती है। इसके द्वारा ये अपना लोकोमोशन करते हैं। तो कौन कौन से एनिमल्स ऐसे हैं जिसमें जो लोकोमोशन होता है वो फ्लैजिला द्वारा होता है? तो पहला युगलीना, दूसरा ट्रिपैनोसोमा, तीसरा लेशमैनिया, चौथा जर्डिया। ये 4 एनिमल्स ऐसे हैं फाइलम प्रोटोजोआ के जिसमें जो लोकोमोशन होता है वो फ्लैजिला के द्वारा होता है। अगला जो क्लास है वो है सार्कोडिना यानी राइजोपोडा। कौन सा क्लास है? सार्कोडिना यानी राइजोपोडा। इसमें जो लोकोमोशन होता है वो सीडोपोडिया द्वारा होता है। किससे होता है? सीडोपोडिया। अमीबा के बारे में हम सभी भली भांति परिचित हैं। ये क्या है? अमीबा। तो इसमें जो लोकोमोशन होता है यानी चलते कैसे हैं? ये सीडोपोडिया के द्वारा। ये जो इसमें निकले हुए उभार हैं ये क्या है? सीडोपोडिया हैं। जो इसमें उभार निकले हुए हैं ये सीडोपोडिया हैं, इन्हीं से ये चलता है। और इनके आकार में जो परिवर्तन होता है वो सीडोपोडिया के कारण ही होता है। इसी से ये संकुचन करता है और बॉडी को फैलाता है, जिसके कारण ये अपनी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर पाता है। तो इसमें कौन कौन से एनिमल्स आएंगे जो है हमारा क्लास सार्कोडिना? इसमें अमीबा प्रोटियस, एंटमीबा हिस्टोलिटिका और आर्सिला। कौन कौन से एनिमल्स आएंगे? अमीबा प्रोटियस, एंटमीबा हिस्टोलिटिका और आर्सिलिया। अगला जो क्लास है वो है सिलियोफोरा। सिलियोफोरा क्लास है। इसमें जो लोकोमोशन होता है वो कैसे होता है? सिलियोफोरा क्लास में तो इसमें सीलिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सीलिया के द्वारा होता है। यानी जो क्लास सिलियोफोरा है इसमें जो एनिमल्स आते हैं वो किसके माध्यम से चलते हैं? तो वो सीलिया के माध्यम से चलते हैं। अब सीलिया किसमें होता है? तो जो पैरामीशियम होता है,
पैरामीशियम जो होता है, इसमें जो ये संरचनाएं पाई जाती हैं इन्हें कहते हैं सीलिया। क्या कहते हैं इन्हें? सीलिया कहते हैं, जिसके माध्यम से ये अपनी बॉडी को मूव करता है। तो इसमें कौन कौन से एनिमल्स आ जाएंगे? पैरामीशियम आ जाएगा, वर्टिसेला आ जाएगा, ब्लैंटिडियम आ जाएगा, ब्लैंटिडियम फोली आ जाएगा। ये 3 एनिमल्स ऐसे हैं जो क्लास सीलियोफोरा में आएंगे, जो सीलिया के द्वारा अपनी बॉडी को मूव करते हैं या लोकोमोशन करते हैं। इसमें जो न्यूक्लियर होता है वो डाइमॉर्फिज्म होता है, यानी 2 प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन से? एक मैक्रोन्यूक्लियस और एक माइक्रोन्यूक्लियस। चलते हैं आगे की तरफ। अगला क्लास है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ में क्या होता है? इसमें जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है यानी वो एब्सेंट होता है। इसमें गमन के लिए कोई अंग नहीं होता है। ये सभी पूर्णतः कैसे होते हैं? इंडोपैरासाइट होते हैं, पूर्णतः परजीवी होते हैं। और जीवन चक्र में क्या बनता है? इनके स्पोर बनता है। जो हमारा क्लास स्पोरोजोआ है उसमें क्या होता है? लोकोमोटरी जो ऑर्गन होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। और ये कैसे एनिमल्स होते हैं? ये पूरी तरीके से इंडोपैरासाइट होते हैं। और इनके लाइफ साइकिल में क्या बनता है? स्पोर बनता है। इनमें कौन कौन से एनिमल्स आएंगे? तो प्लाज्मोडियम आएगा, मोनोसिट्स आएगा और इमेरिया आएगा। फिर हम बात करते हैं अगले सेक्शन की तरफ, अमीबा प्रोटियस। अमीबा प्रोटियस क्या है? एक एनिमल है जिसमें लोकोमोशन किसके द्वारा होता है? वो सीडोपोडिया के द्वारा होता है। और जो सीडोपोडिया होता है जिसे लोबोपोडिया भी कहते हैं, यह कैसा होता है? ब्लंट होता है, यानी ये नुकीला नहीं होता है। कैसा होता है? ब्लंट होता है। इसमें जो गमन के लिए जो सिद्धांत दिया गया उस सिद्धांत को कहते हैं सॉल्जल थ्योरी। ये किसमें होता है इस तरीके से गमन? ये अमीबा प्रोटियस में होता है। किसमें होता है? अमीबा प्रोटियस में होता है। और इसे दिया किसने है? इस सिद्धांत को दिया है हाइमन ने। और इसकी व्याख्या किसने की है? मस्ट ने की है। यानी जो अमीबा प्रोटियस में जो सॉल्जल थ्योरी है, ये गमन के लिए सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो दिया था हाइमन ने। और इसकी जो व्याख्या की है वो मस्ट ने की है। इसमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाई जाती है। इसमें ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रेशन के लिए क्या पाया जाता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाई जाती है। अगला जो एनिमल्स हो जाएगा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। कौन सा एनिमल्स होगा? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होगा, जो कि कहाँ पाया जाता है? तो ये मनुष्य की बड़ी आंत में। कहाँ? मनुष्य की बड़ी आंत में पाया जाता है। और ये बीमारी कौन सी फैलाता है? अमीबिक डिसेंट्री, यानी अमीबी पेचिस रोग फैलाता है। कौन सा एनिमल्स? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। आगे चलते हैं। संक्रामक अवस्था इसकी कौन सी होती है? ये इसी का टॉपिक है जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। इसमें जो संक्रामक अवस्था होती है वो कौन सी होती है? टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट, यानी जो 4 केंद्रक वाली जो सिस्ट होती है वो इसकी संक्रामक अवस्था होती है, इन्फेक्टिव फेज होती है। और इसमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं। किसमें? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में। किसमें नहीं पाए जाते हैं? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं। और इसमें जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है वो कौन सी होती है? वो टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट होती है, यानी 4 केंद्रक वाली जो अवस्था होती है वो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की क्या होती है? इन्फेक्टिव स्टेज होती है। अगला पैरामीशियम कॉर्डेटम स्लीपर एनिमल। जो पैरामीशियम होता है वो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो चप्पल के आकार का होता है, स्लीपर के आकार का होता है, इस टाइप से। और इसमें क्या होता है? 2 केंद्रक, यानी ये भी क्या होता है? डाइमॉर्फिक होता है। इसमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं। पहला बड़ा केंद्रक पाया जाता है मैक्रो, जिसे कहते हैं मैक्रोन्यूक्लियस। और एक छोटा केंद्रक पाया जाता है जिसे माइक्रोन्यूक्लियस कहते हैं। बड़ा केंद्रक का काम क्या होता है? ये शारीरिक कार्यों वेजिटेटिव फंक्शन पर क्या करता है? नियंत्रण करता है। और जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है, छोटा केंद्रक होता है, वो क्या करता है? रिप्रोडक्टिव फंक्शन का कार्य करता है। क्या करता है? रिप्रोडक्टिव फंक्शन का कार्य करता है। फिर कंजुगेशन कैसे होता है? इसमें जो लैंगिक संयोजन यानी जेनेटिक जो वेरिएशन
होता है, संख्या नहीं बनती है इसमें। और इसमें क्या होता है, साइक्लोसिस, कोशिका द्रव्य में भोजन दानी फूड वैक्यूल्स का घूमना। यानी साइक्लोसिस क्या है इसमें, कोशिका द्रव्य में फूड वैक्यूल्स का घूमना, जिसे क्या कहते हैं, साइक्लोसिस कहते हैं। एक कप्पा पार्टिकल्स, ये क्या है, पैरामीशियम ऑरेलिया में पाए जाते हैं। जैसे कि किसमें पाए जाते हैं, पैरामीशियम ऑरेलिया में ये पाए जाते हैं। अगला है यूग्लिना वैराइडिस। इसमें क्या होता है, जो यूग्लिना है वो क्या है, प्लांट और एनिमल्स के बीच की कड़ी है। किसके, प्लांट्स और एनिमल्स के बीच की कड़ी इसको कहा जाता है, किसको, यूग्लिना को। ये कनेक्टिव लिंक है, किसकी किसके बीच का, प्लांट्स के और एनिमल्स के बीच की ये संयोजक कड़ी है। इसमें न्यूट्रिशन कैसा होता है, इसमें न्यूट्रिशन मिक्सोट्रॉपिक होता है, यानी ये फोटोसिंथेसिस भी कर लेते हैं और ये पैरासाइट भी होते हैं, यानी अपना भोजन खुद भी बना लेते हैं और अपने भोजन के लिए दूसरों पे भी डिपेंड रह सकते हैं। तो जब धूप होती है, दिन होता है, तब ये क्या फोटोसिंथेसिस करते हैं और अंधेरे में क्या करते हैं, स्पोरोजोइक। पैरामिलोन, ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का संचित रूप होता है, यानी इसके माध्यम से इसमें कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन का संचयन होता है। अगला प्लाज्मोडियम मलेरिया, जो कि क्या है, डाइजेनेटिव होस्ट होता है, यानी इसमें दो होस्ट होते हैं। इसमें प्लाज्मोडियम जो मलेरिया है, प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट है, इसमें दो होस्ट होते हैं। इसमें एक चीज सही करनी है, ये जो मादा एनाफेज है ये फर्स्ट होस्ट है और इसमें गलत लिखा हुआ है, और जो मनुष्य है ये सेकेंडरी होस्ट है, यानी सेकेंड होस्ट है। मादा एनाफेज फर्स्ट होस्ट है और जो मनुष्य है वो क्या है, सेकेंडरी होस्ट है। तो जो मादा एनाफ्लिज है, इसमें क्या होता है, गैमेटोगोनी और स्पेरोगोनी बनते हैं। क्या बनते हैं, गैमेटोगोनी बनते हैं और स्पेरोगोनी बनते हैं। ये क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। कौन, एनाफ्लिज जो मच्छर होता है, जो मादा मच्छर होता है, ये फर्स्ट होस्ट होता है और इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसके माध्यम से क्या बनता है, गैमेटोगोनी और स्पोरोगोनी बनता है। और जो सेकेंडरी होस्ट होता है मनुष्य, वो क्या करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और उसमें ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ये पैरासाइट, उसमें क्या बनता है, स्काइजोगोनी बनता है। अगला, मनुष्य के लिए संक्रामक अवस्था जो होती है वो स्पोरोजाइट होती है और मच्छर के लिए जो संक्रामक अवस्था होती है वो गैमेटोसिस्ट होती है। कौन सी होती है, गैमेटोसिस्ट होती है। हीमोजाइन, आरबीसी के टूटने पर निकलने वाला टॉक्सिन जिससे कपकपी और बुखार आता है, उसे क्या कहते हैं, हीमोजाइन कहते हैं। यानी जब प्लाज्मोडियम जो परजीवी होता है वो किसी में मादा एनाफिलिस मच्छर के माध्यम से किसी को मलेरिया होता है, तो उसको क्या होता है, आरबीसी के टूटने पर निकलने वाला टॉक्सिन जिससे कपकपी और बुखार आता है। तो जिसको मलेरिया हो जाता है उसको क्या लगता है, कपकपी के साथ क्या आता है, बुखार आता है। अगला, कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा एनिमल्स कौन से रोग फैलाते हैं, तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो एनिमल्स है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये कौन सा रोग फैलाता है, ये मलेरिया रोग फैलाता है और इसका वाहक कौन होता है, मादा एनाफिलिस मच्छर होती है। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो एनिमल्स है वो क्या फैलाता है, ये मलेरिया रोग फैलाता है और इसको मलेरिया रोग फैलाने का वाहक कौन होता है, लेकर कौन आता है, तो ये लेकर आती है मादा एनाफिलिस मच्छर। इसमें जो पैरम होता है ये सबसे घातक होता है। अगला, लिस्मेनिया डिनोवैनी, ये क्या होता है, इससे कौन सा रोग फैलता है, इससे काला अजार रोग फैलता है और इसकी वाहक कौन होती है, सैंड फ्लाई मक्खी होती है। यह अस्थिमज्जा और स्प्लेन को प्रभावित करती है। यानी जो ये एनिमल्स होता है इससे रोग कौन सा होता है, काला अजार रोग होता है और इसकी वेक्टर कौन होती है, सैंड फ्लाई मक्खी होती है। और इसमें ये प्रभावित किसको करते हैं, तो ये अस्थिमज्जा को और स्प्लीन को प्रभावित करते हैं। अगला जो है ट्रिपैनोसोमा गैम्बिन्स,
ये इससे कौन सा रोग फैलता है, तो इससे स्लीपिंग सिकनेस, निद्रा रोग फैलता है। कौन सा? निद्रा रोग फैलता है। इससे रोग फैलता है निद्रा रोग, और इसका वाहक कौन होता है? सीसी मक्खी इसकी वाहक होती है। यह किसको प्रभावित करता है? या तंत्रिका तंत्र और CSF को प्रभावित करता है। किसको? तंत्रिका तंत्र और CFS को प्रभावित करता है ट्रिपैनोसोमा। एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, अभी हमने पीछे इसके बारे में बात की थी। इससे कौन सा रोग फैलता है? तो इससे अमीबी पेचिस यानी अमीबी डिसेंट्री रोग फैलता है। और ये वाहक इसका कौन होता है? दूषित जल भोजन करने से ये हमारे शरीर में, ये जो एनिमल्स है एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ये हमारे शरीर में पहुंच जाता है। इसकी संक्रामक अवस्था कौन सी होती है? क्वाड्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट होती है। कौन सी होती है? क्वाड्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट होती है। अगला जो एनिमल्स है जार्डिया इंटेस्टाइनलिस, इससे रोग जो फैलता है वो जियार्डियसिस रोग फैलता है। कौन सा? जियार्डियसिस रोग फैलता है। और वाहक कौन होता है? दूषित जल। वाहक इसका क्या होता है? दूषित जल इसका वाहक होता है। इसे कहते क्या है? ग्रैंडफादर फ्लैजिलेट भी कहते हैं। इसे कहते हैं ग्रैंडफादर फ्लैजिलेट भी कहते हैं। अगला ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस, रोग कौन सा फैलता है? ट्राइकोमोनियासिस। कौन सा रोग फैलता है इससे? ट्राइकोमोनियासिस रोग फैलता है। इसका वाहक कौन होता है? यह क्या है? सेक्सुअल डिसीज है, तो इसका कोई वाहक नहीं होता है, कोई कीट इसका वाहक नहीं होता है। ये कैसी डिसीज है? ये सेक्सुअल डिसीज है, इसका कीट कोई वाहक नहीं होता है। इसमें शिष्ट अवस्था नहीं पाई जाती है। क्या है? जो ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस है, इसमें कोई भी शिष्ट अवस्था नहीं पाई जाती है। बैलेंटिडियम कोली, इससे कौन सा रोग फैलता है? बैलेंटिएसिस रोग फैलता है। या दूषित जल और भोजन, इसका वाहक कौन होता है? दूषित जल और भोजन होता है। यह अकेला सिलिएटेड मानव परजीवी है। कैसा है? सिलिएटेड मानव परजीवी है। अगला बैबेसिया बिगेमिना, रोग कौन सा फैलाता है? बिबेसिएसिस, या इसे रेड वाटर फीवर भी कहते हैं। इसका वाहक कौन है? इसका वाहक है, या आरबीसी को नष्ट करता है। किसको नष्ट कर देता है? ये बैबिएसिस बिगेमिना, तो ये आरबीसी को नष्ट कर देता है। अगला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए जो टीजीटी का सिलेबस है बहुत ही लेंथी सिलेबस है। इसे सोचने में ही इतना वक्त लग जाता है, हम कहाँ से शुरू करें, कहाँ से नहीं पढ़ें, तो समझ में नहीं आता कि हम पहले कौन सा टॉपिक, क्या हमारे एग्जाम तक सिलेबस हम कवर भी कर पाएंगे या नहीं। सच बताएं तो हमें ये वीडियो रिकॉर्ड करने में इतना टाइम सोचने में लग गया, क्या पहले क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत लंबी है और जिसमें वर्ड हैं जो थोड़े टिपिकल वर्ड हैं, जो बायोलॉजी के वर्ड हैं। हमने अभी तक इंटर, हाई स्कूल इंटर में और बीएससी में जो बायोलॉजी पढ़ी उससे ये थोड़ी सी अलग है, क्योंकि इसमें जो वर्ड हैं थोड़े टिपिकल वर्ड हैं। तो हम ऐसे तो हम सोचते ही रह जाएंगे कि हम कब से शुरू करें अपनी पढ़ाई, कैसे शुरू करें, कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें। इससे अच्छा है कि हम छोटे छोटे टुकड़ों में अपने सिलेबस को बांट लेते हैं। ऐसे ही वीडियो के माध्यम से, छोटी छोटी वीडियो से हम अपने सिलेबस को कवर करेंगे। इसके बाद में हम प्रैक्टिस भी इसकी करेंगे, यानी इस टॉपिक से जो भी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे लाइव क्लास में। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो कि पैरामीशियम में केवल कंजुगेशन ही नहीं बल्कि ऑटोगोमी सेल्फ फर्टिलाइजेशन द्वारा खोज किसके द्वारा की गई? वाइटरमैन के द्वारा इसकी खोज की गई। स्केलेटन इसमें कैसा होता है? कुछ प्रोटोजोआ में बाहरी कंकाल पाया जाता है, जैसे ऑर्शेला, पॉलीस्टोमेला, एल्फिडियम, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका सैली। इमेरिया स्टेडी या यकृत लीवर का परजीवी है जो खरगोश में कोक्सीडियोसिस बीमारी फैलाता है। यह कई बार टीजीटी एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इमेरिया स्टेडी या लीवर का परजीवी है जो खरगोश में कोक्सीडियोसिस बीमारी को फैलाता है। अगला नोसिमा बॉम्बिसिस या रेशम के कीड़े में पेबरिन डिजीज फैलाता है।
किसमें? रेशम के कीड़े में पेब्रिन डिजीज फैलाता है कौन? नोसिमा बेमसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है जो कि हमें कई बुक्स में नहीं मिलते हैं और एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जिनसे हम वंचित रह जाते हैं। तो इन्हें हमें ज़रूर देखना है। ऐसे ही हमारी क्लास देखने के लिए, हमारे साथ अपनी तैयारी को करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और जो भी अगर कुछ और भी सुझाव हो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।